जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 49वां दिन है। 49वां दिन हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, हम अभी तक बढ़ क्या रहे थे तो साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे थे। कौन सब्जेक्ट की? साइंस सब्जेक्ट की। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं अगर आप बोलोगे तो आता है बायो, आता है फिजिक्स और आता है केमिस्ट्री। ठीक है। बायो से आपके 2018 वाले एग्जाम में 6 क्वेश्चन बने थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगभग 3-3 क्वेश्चन बने थे। टोटल साइंस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने थे? आपके 12 क्वेश्चन बने थे। तो इस बार भी हमें तैयार रहना चाहिए कि 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो हमने बायो वाले सेक्शन को तो कंप्लीट कर दिया है। आप देखेंगे 40 डे नंबर 43 से लेकर डे नंबर 48 तक बायो वाले सेक्शन से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सारे टॉपिक और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, और जितनी चीज़ें बताई गई हैं सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। उसके पीडीएफ को, अगर आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो पहले जाके टेलीग्राम ज्वाइन किए। जो जो चीज़ें बताई गई हैं सारी चीज़ों को आपको कईयों बार पढ़ना है, कईयों बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनने की 99% चांस है कि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो टेलीग्राम के लिए आपको मैंने कईयों बार बताया है, आपको करना क्या है, edu36 क्लास पीडीएफ टेलीग्राम में अगर आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, बायो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स को हम स्टार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। टोटल आपकी कितनी क्लास आने वाली हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के? तो 5 से 6 क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, हम एमसीक्यूज देख रहे हैं और लगभग कितने क्वेश्चन ओवरऑल देखते हैं हम, तो लगभग आप देखेंगे 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं हमारे एक एमसीक्यूज में, अभी जो हमारा साइंस वाला सेक्शन चल रहा है। तो इससे अगर मैं चाहूँ तो 10 से 15 मिनट में पूरा कंप्लीट करा सकता हूँ। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं 30 से 35 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा पर्पस ऐसा रहता है कि अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन ये हमारे रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी एग्जामिनर घुमाना चाहेगा तो आप घूम जाएंगे, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो। वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो और भी क्वेश्चन बनने चाहिए हमारे एग्जाम में, इन क्वेश्चन के अलावा, इन्हीं क्वेश्चन के आसपास से वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ से आपकी रेडी हो जाती हैं कुछ कुछ चीज़ें, और कुछ कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड फैक्ट और हमें जो जो जानने चाहिए रहते हैं, उसके जो ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन से भी हमें वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो एक तरीके से हमारे 2 से 3 टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए देखिए, आज यहाँ पे अगर हम लोग टॉपिक की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो टॉपिक है वो, यांत्रिकी टॉपिक है, और पदार्थ के गुण, ये 3 टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है बस। लेकिन इस 25 क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलने वाली हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हमारी, अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। बताइए, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, मतलब ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ठीक है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा हमेशा बदली जा सकती है, ऊर्जा का हमेशा बदलाव हो सकता है, ऊर्जा बदली जा सकती है। लेकिन ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही उसका विनाश हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर या फिर सतह पर, तल मतलब यहाँ पे सतह हो जाएगा, जो तेल होता है वो जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। ये तल तनाव है, तल तनाव को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ या फिर सतह।
जो सतह का तनाव है वो पानी से अधिक है या फिर तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है? बताइए क्या रीजन है कि तेल में, पानी में जो वो तेल रहता है वो फैल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये देखिए मान लीजिए बाल्टी हो गई, ठीक है, बाल्टी में पूरा पानी भरा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर आप एक बूंद तेल डालेंगे तो उसके ऊपरी सतह में पूरा फैल जाएगा। उसका रीजन क्या है? यही क्वेश्चन बोल रहा है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन हो जाएगा तेल का तल तनाव या फिर पृष्ठ तनाव पानी से कम है। डी राइट आंसर। देखिए होता क्या है, पानी और ये तेल, मान लीजिए दोनों आपने एक एक बूंद लिया, ये एक बूंद हो गया, ये एक बूंद हो गया। जो पानी रहेगा वो पानी क्या करेगा, जो इसके यहाँ पे जो क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्र है, पानी की बूंद क्या करेंगी पता है, जो इसका क्षेत्र है उस क्षेत्र को कम करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा मैं और कम क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, और कम क्षेत्र घेरने की कोशिश करता हूँ, बहुत कम क्षेत्र घेरने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पे तनाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम जगह घेरने की कोशिश कौन करता है? पानी ये कोशिश करता है कि मैं कम से कम जगह घेरूं। लेकिन जो तेल होता है वो बोलता है मुझे जगह से कोई मतलब नहीं है, मुझे फैलने दो। तो तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होता है, पृष्ठ तनाव यहाँ पे कम रहेगा। मतलब इसमें जो तनाव रहेगा, जो टेंशन रहेगा वो कम रहेगा। वो बोलते हैं मुझे फैलने दो बिंदास, ठीक है। तो तेल का पृष्ठ तनाव कम, पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, इसीलिए पानी कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है और तेल ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करता है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, कम तापमान, वायु प्रतिरोध या फिर जल की श्यानता? बताइए। अभी मैंने बताया इसके बारे में, जो पानी की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव, कम से कम जगह घेरने की कोशिश। इसी चक्कर में जो पानी की बूंद होती है वो हर तरीके, देखिए यहाँ से भी टेंशन, यहाँ से भी टेंशन, हर जगह से इसको टेंशन मिलता है, मतलब तनाव मिलता है, इसलिए ये क्या हो जाती है, गोलाकार शेप में हो जाती है पानी की बूंद। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये बताना है आपको। बताइए। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन ने अपनी एक बुक में बताया था, कौन सी बुक नाम? तो एक बुक है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया एक बुक है। कब लिखते हैं? तो 1686 में लिखते हैं और इसमें वो गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताते हैं। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण नियम। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में कौन बताया? न्यूटन ने ही बताया था गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है या फिर समुद्री जल हल्का होता है। आप समुद्र में आसानी से तैर सकते हो लेकिन नदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए ये हो गया समुद्र, ये हो गया नदी आपकी। आपने देखा होगा जो नदी का पानी रहता है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, लेकिन जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत हार्ड रहता है। क्यों होता है हार्ड? क्योंकि उसमें लवण मिले रहते हैं। लवण को हम बोलते हैं क्या है? NaCl, जिसे हम नमक बोलते हैं। यहीं से तो बनता है क्या? नमक, है ना। तो समुद्र में लवण रहते हैं या फिर NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से इसमें पानी में ही घुला रहता है ये, इस वजह से ये थोड़ा सा भारी हो जाता है। और नदी का जो पानी रहता है वो थोड़ा सा प्योर होता है, इसलिए ये हल्का होता है। इसलिए अगर आप नदी में कूदेंगे तो डूबने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन समुद्र में एकदम आराम से तैरते हुए रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री जल भारी होता है। उसके बाद आगे, जब कोई जहाज नदी में सागर में घुसता है, नदी से सागर में घुसता है, वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है,
वह समुद्र की तली में डूब जाता है। होता क्या है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो होगा क्या? अभी हमने इसके बारे में बात किया है, ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट था वो। देखिए, समुद्र में तैरना आसान है ना। आसान क्यों? क्योंकि उसके जो पानी में जो कण है वो क्या, जो पानी में घुले हुए कण है वो थोड़े से हार्ड रहते हैं, उसमें लवण घुला रहता है, इस वजह से देखिए। और ये नदी है, ये नदी हो गया। अभी नदी में जहाज था आपका, ये आपका जो जहाज है ये अभी नदी में था, ठीक है। यहाँ पे ये डूब सकता था क्योंकि पानी में जो कण रहते हैं वो कण थोड़े से दूर दूर में रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे कण रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है। तो क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और सागर से जब नदी में आएगा तो थोड़ा सा नीचे जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग, पलायन मतलब कोई पलायन कर गया। अब देखिए, इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो अभी हमने क्या देखा था कि एक ये पेड़ हो गया, ये आपके यहाँ जो बगीचे में आम का पेड़ है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फल लगा हुआ है आम का। कभी भी ये जो आम है गिरता है तो जमीन पे ही गिरता है, ना कि आसमान की तरफ जाएगा। जाता है क्या कभी? कभी नहीं जाता ऐसा। तो उसका रीजन क्या है जमीन की ओर गिरना? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से कोई भी जो पिंड है वो पृथ्वी जो है, पृथ्वी कोई किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो आम है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जो आम है वो नीचे गिरता है। क्या पृथ्वी के पास ही ऐसा पावर है और किसी के पास पावर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में जो भी बड़ी चीज है, जो भी बड़ी चीज, बड़ा पिंड, बड़ी चीज, चाहे जो भी बड़ी चीज आपको दिखे, वो बड़ी चीज हमेशा छोटी चीज को आकर्षित करने की कोशिश करती है, ठीक है। यही है गुरुत्वाकर्षण नियम। जो भी बड़ी चीज या बड़ा पिंड बोल सकते हो, बड़ी पिंड हमेशा छोटे पिंड को आकर्षित करती है, यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम। पृथ्वी बड़ा है, आम छोटा है, इसलिए पृथ्वी हमेशा आम को क्या खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप देखोगे पृथ्वी से बड़ा क्या है? सूर्य है। तो सूर्य खींचेगा अपनी तरफ कि पृथ्वी सूर्य को खींचेगी? तो सूर्य हमेशा पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसमें भी वही गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है। गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताया किसने? न्यूटन ने बताया था। कौन से बुक में बताया? तो प्रिंसिपिया बुक 1687 में, 1686-87 में उन्होंने लिखा था। इस बुक में उन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, ये हो गया रोहन जी, यहाँ पे आप खड़े हैं, और आपको पता होगा कि हमने जब ज्योग्राफी पढ़ा था, ज्योग्राफी में देखा था बहुत सारे लेयर हैं, इसमें वायु पाया जाएगा। यहाँ पे क्या वायुमंडल है, वायुमंडल। लेकिन एक लेवल के बाद जो होता है, जो वायु है, वायु को भी पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच के रखा है, लेकिन एक जगह तक ही खींच पाएगा। उसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आप और ऊपर जाते जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कम होते जाएगा। ऊपर जाते जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होते जाएगा। एक जगह ऐसे आएगा जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो जाएगा, जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये रोहन जो था यहाँ से ये आम गिरा और ये गुस्से में मुझे आम नहीं चाहिए बोलता है, और क्या फेंक दिया। तो जब अगर ये यहाँ पे वायुमंडल के जहाँ तक वायुमंडल है वहां तक जाएगा तो पृथ्वी से खींच ले आएगी, तुरंत खींच लाएगी। लेकिन अगर इसके पास, रोहन के पास इतना पावर है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको भी पार कर दिया, पृथ्वी के वायुमंडल को भी पार कर दिया, तो फिर वो कभी वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो उसका मतलब होता है पलायन वेग। मतलब जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु को हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल से पार ऐसे भेज देते हैं और वो कभी, अगर उसको कभी पृथ्वी के
वायुमंडल में वापस लौट के नहीं आती, उसी को ही हम लोग बोलते हैं पलायन वेग। तो उसके लिए हमारा वेग कितना होना चाहिए, मतलब रोहन कितनी तेज से गेंद को फेंके, आम को फेंके कि पृथ्वी पर दोबारा ना आए वो आम। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड अगर स्पीड से फेंकेगा तो वो जो आम है कभी पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इससे आप रिलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा आपको। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी कौन से ताप पर सबसे ज़्यादा घना होता है बताइए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -4 या फिर -8 डिग्री सेंटीग्रेड बताइए। कौन से टेम्परेचर पे पानी का जो घनत्व होता है, पानी जो घना होता है वो अधिकतम घना होगा। देखिए अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में हमने देखा था कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई भी जो अवस्थाएं होती हैं कोई भी वस्तु की, वो 3 अवस्थाएं होती है। या तो ठोस होगा, ठोस में क्या होता है जो उसके कण रहेंगे वो बहुत ज़्यादा पास पास में रहते हैं, ठीक है, लोहा लकड़ी सारी चीज़ें हो गई। आप द्रव देखोगे तो जो पानी जो भी कण रहेंगे वो थोड़े थोड़े से दूर में रहते हैं, कुछ कुछ दूर में, इसीलिए ये लिक्विड रहता है, इसे हम बोलते हैं क्या, द्रव। पानी की जो इसमें जो जो इसमें कण रहेंगे, अणु रहेंगे, वो थोड़े से दूर दूर रहेंगे, लेकिन ठोस में एकदम पास पास रहते हैं। और वही आप गैस में देखोगे तो जो अणु रहेंगे वे बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए आप देखोगे कि जो गैस का वेट होता है वो बहुत हल्का होता है। गैस एकदम हल्का होता है, ठोस सबसे ज़्यादा भारी होता है, और ये तो बीच का ही होता है ना। इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। चलिए अब जो घने की बात हो रही है, पानी सबसे ज़्यादा घना कब होगा, घना होगा तभी भारी होगा। तो सबसे ज़्यादा घना कब होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब उसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा हो जाए और आयतन कम रहे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा हो गया, ये आयतन इसका देखिए, इसका भार कितना हो जाएगा, 10 ग्राम होगा, है ना, 10 ग्राम होगा, मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है। और इसका क्षेत्र रहेगा, आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका आयतन भी देखेंगे तो आयतन उतना ही हो जाएगा, 10 ग्राम जितना ये है उतना इसका आयतन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लोहे की बात करूं, ये गुब्बारे की बात कर रहा था मैं, ठीक है, अब लोहे की बात करूंगा, अगर इतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये था आयतन इसका, अगर उतना ही बड़ा मैं लोहा ले लूँगा तो वो कितना हो जाएगा, आप देखोगे तो वो लगभग 100 किलो के आसपास हो सकता है ना। चलिए मैं 10 किलो ही मान लेता हूँ, 10 किलो ही हो जाएगा। ये 10 ग्राम था, लेकिन अगर उतने ही क्षेत्र, उतने ही आयतन की अगर मैं बात करूँ, लोहा लूँगा तो लोहा क्या हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा, और आयतन तो सेम ही रहेगा, आयतन उतना ही है, लेकिन आप देखोगे भारी क्या हो गया, लोहा भारी हो गया, है ना। तो घनत्व तो उसी को बोलते हैं जिसमें आयतन सेम रहे लेकिन वो भारी ज़्यादा हो जाए। तो आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देखोगे जो पानी होता है, पानी के जो अणु रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पास पास में आ जाते हैं, ठीक है। आगे, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। मतलब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए पानी है, पानी हो गया, अगर आप देखोगे तो पानी के ऊपर में ही हमेशा बर्फ रहता है। तो उसका रीजन क्या है कि पानी के ऊपर में क्यों रहता है, पहली चीज तो ये भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। दूसरी, कितना भाग पानी के ऊपर में रहता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/9 भाग। 9 भाग जो बर्फ का रहेगा, 9 भाग वो कहाँ, पानी में रहेगा, और 1 भाग पानी के ऊपर में रहता है। 1/9 भाग, 9 भाग जल में, 1 भाग समुद्र के ऊपर में, ठीक है, ऊपर में ये तैरता हुआ रहेगा, तैरता हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो बर्फ रहता है, बर्फ का 1 भाग ऊपर तैरता हुआ रहेगा, 9 भाग हमेशा पानी में रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन, कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश और अदिश ये दो राशियां होती हैं, सदिश और अदिश दोनों को आप ध्यान से देखना। सदिश में क्या बताया जाता है? जो भी किसी चीज़ को जब मापा जाता है तो उसमें दिशा भी बताई जाती है और परिमाण भी बताया जाता है। परिमाण को हम क्वांटिटी बोलते हैं या फिर बोलते हैं मात्रा। दिशा और परिमाण दोनों चीज़ बताई जाएंगी तो सदिश हो जाएगा, और केवल परिमाण की बात की जाएगी, केवल क्वांटिटी की बात की जाएगी तो उसे हम अदिश बोलते हैं। चीज़ें समझ में आई? इसमें दिशा नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ये हो गया सदिश और अदिश। अब आपको बताना क्या है? सदिश नहीं है। किसमें अगर आप सदिश या फिर दिशा नहीं बताओगे तो भी काम चलेगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आयतन। ठीक है, अब मैंने इसको पहचाना कैसे? देखिए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था। अगर आप इसको समझना चाहोगे, समझोगे तो बहुत आसान है, समझोगे तो ठीक है, लेकिन आप समझ लेना अलग से, क्योंकि उसके लिए अगर मैं समझाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया था अपने टाइम में, जब मैं पढ़ाई करता था। तो अभी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं एक बार ट्रिक बनाया हूँ, वो हमेशा काम आता है मुझे। 95% केस की बात कर रहा हूँ, 5% मतलब आप 2-3% बता रहा हूँ, 2-3% इसका अपवाद है। क्या चीज़ें? जहाँ भी आपको वाह वाला दिख जाए, वाह या फिर बा, ये दोनों चीज़ें दिख जाए तो मैंने देखा था कि उसमें हमेशा सदिश होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें दिखेंगी वो होती हैं अदिश। अब देखिए, मैं सदिश का एग्जांपल देता हूँ। सदिश का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल और एग्जाम में ऐसी ही क्वेश्चन बन देगा, क्या सदिश है, क्या सदिश नहीं है। तो आप सारे एग्जाम्पल को याद रखिएगा। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, सारी चीज़ें सदिश में आती हैं। मतलब इसमें दिशा भी चाहिए और इसमें परिमाण भी चाहिए। अब अदिश में क्या क्या आएगा देखिएगा। एक तो ये आयतन हो गया, अभी हमने देखा आयतन, कार्य, ऊर्जा, दाब, दूरी, जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ये सारी अदिश में आएंगी। मतलब इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है, केवल क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। परिमाण मिल गया, काम हो गया। लेकिन सदिश में देखेंगे जिसके लिए दिशा भी चाहिए और परिमाण दोनों चीज़ें चाहिए, वो सदिश में आती हैं। जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, ये सारे एग्जाम्पल को याद रखना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी चीज़ें समझाने वाली चीज़ें हैं, मैं वो थ्योरी में समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? बताइए, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम। पारा पानी से भारी है। बताइए कि जो लोहे की कील है वो पारे पर क्यों तैरती है? पारा जिसे हम बोलते हैं मरकरी, मरकरी पर क्यों तैरती है लोहे की कील, जबकि पानी जैसा ही होता है, उस पर क्यों तैरती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से तो अधिक है लेकिन पारे से कम होता है। देखिए, लोहे का घनत्व की मैंने बारे में बताया था आपको। जो लोहा घना होता है वो घना तो होता है लेकिन पारे से कम घना होता है। इसलिए किसके ऊपर जो लोहे की कील होती है वो पानी में तो डूब जाती है लेकिन पारे के ऊपर तैरती रहेगी। पारा भी ऐसा रहेगा, पारे के ऊपर में तैरती रहेगी। बर्फ जमी झील के अंदर, मतलब कोई झील है, मान लीजिए ये झील हो गया, तो झील के ऊपर में बर्फ जमा रहेगा। ठीक है, तो झील के अंदर में मछलियां, यहाँ पे मछलियां रहेंगी लेकिन मछलियां जिंदा क्यों रहती हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियत तापी जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, या फिर बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। बताइए किस रीजन से मछलियां जीवित रहती हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
झील की तली पर जल नहीं जम पाता, होता क्या है? देखिए यहाँ पे बर्फ ठंडा हो गया, ये वाला एरिया ऊपर वाला जो जगह है ये वाला एरिया ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे बर्फ जम जाता है ऐसे। लेकिन जो नीचे वाला जो जगह है यहाँ पे कभी भी बर्फ नहीं जमता, कभी भी नहीं जमेगा। ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी। और पृथ्वी यहाँ से इसको हीट करते रहता है, क्या गर्म करते रहता है। तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे हल्का सा इसका जो टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं जम पाता। यहाँ पे हमेशा पानी ही रहेगा और जो ऊपरी सतह है वहाँ पे बर्फ जम जाता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बैरोमीटर से हम लोग मौसम को नापते हैं, मौसम में क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अगर जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है अचानक से गिर जाएगा तो हम क्या समझेंगे, क्या मतलब होता है? तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, या फिर उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? जो केरोसिन या फिर मिट्टी तेल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मिट्टी तेल। तो मिट्टी तेल बत्ती के ऊपर कैसे चढ़ता है ना? देखिए आपने देखा होगा कि पहले लालटेन ऐसे जलते रहता है, ये हो गया लालटेन, दीपक ऐसे जलते रहता है, ठीक है, ये हो गया लालटेन ऐसे। पहले के टाइम में यूज किया जाता था, ऐसे रहता था, वो जलते रहता था। लेकिन मिट्टी तेल यहाँ पे है तो वैसे हो क्यों रहा है? वो यहाँ पे जल रहा है लेकिन है ऐसा हो क्यों रहा है? उसका रीजन क्या है? यहाँ पे एक तो बत्ती रहेगी ऐसी, किसकी? कपड़े की। होगा क्या? यहाँ से मिट्टी तेल को लेगी और ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाएगी यहाँ पे आग के पास में। यहाँ पे वो जो मिट्टी तेल उसको मिल जाएगा और वो ऐसे आग कंटिन्यू जलते रहेगा, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। देखिए होता क्या है, जो ये कपड़ा रहेगा है, आपने कपड़ा को देखा होगा, कपड़े अगर मान लीजिए ये कपड़ा हो गया, ठीक है, कपड़े में यहाँ पे सूखा हुआ है ये कपड़ा लेकिन यहाँ पे गीला हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये पानी के संपर्क में है, यहाँ पे ये पानी के संपर्क में है तो ये कपड़ा यहाँ पे गीला होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो गीला हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? ये जो पानी है वो अब देखेंगे कपड़े में छेद रहता है, कपड़े में छेद रहता है, हल्का 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 एकदम बारीक बारीक से छेद होते हैं, ठीक है। उसके सहारे जो ये पानी है यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर उसके बगल वाले में चला जाएगा, फिर उसके बगल वाले में चला जाएगा, उसके बगल वाले में चला जाएगा, ऐसे बगल बगल में जाते 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 पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता है और ये गीला हो जाता है। सेम ऐसे ही मिट्टी तेल भी रहेगा, मिट्टी तेल भी पहली वाले छेद में जाएगा, फिर ऐसे कपड़े के सहारे जाते जाते सबसे ऊपर में चला जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाता है, इसको जो पावर चाहिए फिर जिसको केरोसिन चाहिए यहाँ जलने के लिए वो मिल जाती है इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? देखिए जब दही होता है, दही से आपने देखा होगा कि दही से एक तो मट्ठा बनता है और एक क्रीम बनता है, क्रीम है ना, जिसे हम मक्खन बोलते हैं। तो अलग क्यों हो जाता है? उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिर समझा देता हूँ। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, कैसे? वृत्तीय, जिसे हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है, सर्कल के क्षेत्र में ऐसे जब गति रहती है तो दो बल लगते हैं। कौन कौन से बल लगते हैं? एक बल लगता है केंद्र की ओर, अंदर की ओर बल लगता है, और एक बल लगता है बाहर की ओर। जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। आया समझ में? चलिए, केंद्र की ओर बल लगेगा अभिकेंद्री, बाहर की ओर अपकेंद्री। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कौन सा अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। तो जितने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप लिखते जाइएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति की अवस्था में रहेगी तो दो बल लगते हैं, एक केंद्र की ओर लगता है या तो बाहर की ओर लगेगा, अपकेंद्री बल, है ना।
अब इसकी एग्जाम्पल लिखिए। मौत का कुआं। अरे मौत का कुआं क्या है, आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, मौत का कुआं, खतरों के खिलाड़ी में। नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लेना, मौत का कुआं, खतरों के खिलाड़ी सीरियल आप सर्च करना। उसके अलावा जो ग्रह होते हैं, ग्रहों का सूर्य का परिक्रमण, जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की, जब ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो कौन सा बल लगता है, तो अभिकेंद्री बल लगता है। देखिए सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, ग्रह कर रहे हैं, तो सूर्य इधर कैसा बल लगेगा, तो अंदर की ओर बल लगता है, अंदर की ओर खींचने की ओर कोशिश करते हैं। जो ग्रह है, ग्रह को सूर्य खींचने की कोशिश करता है, इसलिए अभिकेंद्री बल लगता है। तो ग्रहों का सूर्य का परिक्रमण करते टाइम में। इसके अलावा कार का सड़क के मोड़ पर मुड़ना। ये देखिए, मान लीजिए ये रोड है, यहाँ पे कार ऐसे मुड़ेगी तो कौन सा बल लगेगा, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल। इसके अलावा लास्ट, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना। जितनी भी चीजें मैंने बताई, चारों चीजें आप याद रखना। अब अपकेंद्री बल में दूध से मक्खन निकालिए। कैसे निकाले, अपकेंद्री बल से। वॉशिंग मशीन जो काम करता है, वो काम कैसे करता है, अपकेंद्री बल के थ्रू। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो काम करता है वो अपकेंद्री बल के थ्रू। एक इसके अलावा चक्रीय झूला झूले हो, चलो ऐसे झूला रहता है, ये इस शेप में रहेगा ऐसे। अगर मान लो बीच में कहीं आपका हाथ छूटा, जो आप पकड़े रहते हो स्टीयरिंग को, अगर हाथ छूटा तो बाहर ही फेंकाओगे, तो कौन सा बल, अपकेंद्री, बाहर की ओर बल लग रहा है। वहीं का अगर अंदर की ओर बल लगता तो क्या होता, अभिकेंद्री बल। ऐसा समझ में। जितने मैंने एग्जाम्पल बताए हैं सारे एग्जाम्पल आप याद रखना। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। देखिए साबुन, देखिए आपने बुलबुला देखा होगा, ये साबुन हो गया, साबुन में बुलबुले बनते हैं, तो जो उसके अंदर का दाब होता है कि ये वायुमंडल रहता है, तो वायुमंडलीय दाब से कम होता है या फिर ज्यादा होता है, बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो साबुन के बुलबुले का दाब होता है वो ज़्यादा रहता है, और वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम रहता है, इसीलिए तो फूट नहीं पाता है। फिर आप उसको प्रेशर लगाओगे, प्रेशर से फोड़ोगे फूंक मार के, तब वो फूटता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम रहेगा, और बुलबुले का जो अंदर का जो दाब रहता है वो अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता जाता है, या फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या फिर लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। जो लोलक घड़ियां होती हैं, जिसे हम पेंडुलम बोलते हैं, देखिए मान लीजिए घड़ी होता है, ये घड़ी होता है और ऐसे ही एक लटकती रहती है ये। ठीक है, तो गर्मियों के दिन में सुस्त क्यों हो जाती हैं ये लोलक घड़ियां होती हैं। होता क्या है, गर्मियों में कोई भी चीज़ का प्रसार होता है, फैलता है, और ठंड में सिकुड़ता है। कोई भी चीज़ आप देख लो, होता है कि नहीं होता। चलिए कैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। अपने घर का, लोहे का, मान लीजिए लोहे की बात करता हूँ। जो लोहा होता है वो ट्रेन पटरी में अगर देखेंगे आप, तो गर्मी में क्या होता है, हीट होने के कारण वो फैल जाता है। ठीक है, जो भी लोहा रहेगा वो फैलेगा गर्मियों में। लेकिन वही चीज़ अगर आप देखोगे ठंड में, तो ठंड में सिकुड़ता है। आप कोई भी चीज़, आप अपनी स्किन को ही देख लो, ठंड में सिकुड़ती है और गर्मी में फैल जाती है। ठीक है, वैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सेम ऐसे ही लोलक जो घड़ियाँ रहती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी जो लंबाई होती है, जो लोलक की लंबाई होती है वो
बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई, जो लंबाई है ये बढ़ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगेगा, इसलिए ये सुस्त हो जाती है। इसका राइट आंसर, जो लोलक होती है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मियों में प्रसार होता है और ठंड में कोई भी चीज़ सिकुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम या पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम होता है। जो मानव का वेट है वो अधिकतम मैक्सिमम कहां पे होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर अधिकतम होगा। जो मानव का भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, और विषुवत रेखा पर, कहां पे? विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। ठीक है, तो जो मानव शरीर का भार होता है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय पे गिरेंगी दोनों गेंदें, या फिर एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, या फिर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, या फिर कुछ अंतराल में गिरेंगी? बताइए होगा क्या? ये हो गया लोहे की गेंद, ये हो गई लकड़ी की गेंद, और यहाँ पे है वायुमंडल, आपको पता ही है। और दोनों आप अगर जाके दोनों को एक साथ गिराओगे और यहाँ पे पृथ्वी पर वो गिरेंगी ही गिरेंगी। देखिए थोड़ा थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, क्योंकि बगल में काम चल रहा है, और इसीलिए आजकल मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, दिन में वीडियो बन ही नहीं पा रहा है, दिन भर काम चलता है, तो थोड़ा सा इसलिए आपको क्लासेस भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही होंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए ये बॉल हो गई, ये हो गई लोहे की, और ये हो गई लकड़ी की। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा पावर किस में रहता है? तो आप बोलोगे लोहे में। ठीक है, समान भार की है, तो होगा क्या पता है? जिसके पास पावर रहता है तो ये वायु को यहाँ पे बोलेगा, इधर आएगा, बोलेगा वायु, हवा को बोलेगा भाग, यहाँ से भाग, तो ये भाग जाएगा। ठीक है, हवा को जल्दी काटेगा। और अब लकड़ी को बोलोगे तो लकड़ी आएगा, पहले इससे टकराएगा, थोड़ा सा तो स्लो हो जाएगा, फिर इससे टकराएगा, स्लो होगा, इससे टकराएगा, इसको लड़ना पड़ेगा हर जगह। लेकिन जो लोहा है, लोहे में बहुत पावर होता है, तो हवा को ऐसे काटते हुए तुरंत गिर जाएगा। जो लकड़ी का रहेगा वो थोड़ा सा लेट में गिरेगा, यहाँ तक पहुँचा रहेगा, लेकिन लोहे का पहले ही गिर जाएगा। तो क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, है ना। लकड़ी की गेंद हवा से टकरा रही है, मशक्कत कर रही है, लेकिन लोहे की गेंद पावरफुल है, सबसे पहले गिर जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि जिसमें पावर होता है वो जल्दी भागता है। इसीलिए जब आप रनिंग भी करते हो तो अपने आपके लेग में पावर होना चाहिए, लेग में पावर रहेगा, जल्दी उड़ जाओगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन या फिर दूरी। सदिश राशि कौन सी है? सदिश मैंने आपको बताया था वा या फिर बा, अगर आप दिख जाए तो आप उसको सदिश कर देना। राइट आंसर विस्थापन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, परासरण या फिर विसरण। वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत के अंतर्गत क्या काम करता है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। मैंने अभी आपको बताया था, केंद्र के विपरीत जो काम करता है वो अपकेंद्रण होता है। उसके बाद हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा। तो जो हवा की ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं में जो ऊर्जा होती है वो केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, क्यों चल सकती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में। जो पेंडुलम होती है, जो पेंडुलम की घड़ी होती है, वो तीव्र गति से कब चल सकती है? देखिए मैंने आपको बताया था, गर्मी में कोई भी चीज हो उसका प्रसार होता है, और प्रसार होगा फैल जाएगा, फैल जाएगा तो उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। जब दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही चीज़ ठंडी में प्रसार कम हो जाएगा, सिकुड़ जाती है, प्रसार कम हो जाता है। प्रसार कम होगा तो सीधी सी बात है उसको ज़्यादा दूरी वो कवर कर पाएगा, तो समय जो रहेगा वो समय इसको कम लगेगा। ठीक है, तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? सीधी सी बात है, जब इसको कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो कब? ठंडी में ये
आराम से तीव्र गति से चल सकता है, लेकिन गर्मी में प्रसार हो जाता है, फैल जाता है, इस वजह से इसको दूरी तय करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडी या फिर शीतकाल में। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमारे न्यूटन जी 1687 में एक गति का नियम देते हैं। किसका? गति का नियम देते हैं। कोई भी वस्तु के गति के नियम के बारे में बताते हैं, जिसे हम बोलते हैं गति का नियम। गति का नियम कितने देते हैं? वो 3 देते हैं। 3 गति का नियम रहता है। कौन सी बुक में बताते हैं वो? तो बुक का नाम रहता है प्रिंसिपिया। क्या? प्रिंसिपिया बुक का नाम रहता है। ठीक है, ये बुक रहती है, इसमें बताते हैं गति के नियम के बारे में। वो 3 गति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले और तीसरे से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले गति के नियम के बारे में बात करते हैं। पहले गति का नियम है कि अगर कोई वस्तु चल रही है, गतिज अवस्था में है, तो गतिज अवस्था में ही रहेगी, कंटिन्यू चलती ही रहेगी जब तक कि उसमें फोर्स लगा के उसे रोका ना जाए। या फिर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर बल लगा के उसे ढकेला ना जाए या फिर उसे गतिज रूप में लाया ना जाए। जैसे कि मान लीजिए आप हो, आप ग्राउंड गए हो, वहां पे खड़े हो, ठीक है, क्या आप दौड़ने लग जाओगे? नहीं, आपको बल लगाना पड़ेगा तब आप दौड़ने लग जाओगे। जब आप बल नहीं लगाओगे तो आप दौड़ ही नहीं सकते, मतलब आप स्थिर रूप में थे। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हो और आपको रुकना है। आप अब गतिज रूप में हो, गति मतलब कहीं ना कहीं दौड़ रहे हो, ठीक है। अब आप गतिज रूप में हो और आपको रुकना है, तो भी आपको बल लगाना पड़ता है। वही है उनका पहला नियम। कोई वस्तु स्थिर रूप में तब तक रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए, या फिर गतिज रूप में तब तक रहेगी जब तक कि उसे रोका ना जाए। ठीक है, यही है जड़त्व का नियम या फिर बल का नियम। इसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व या बल का नियम। बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? और ट्रेन एग्जाम्पल दे देगा, जैसे ट्रेन या बस से उतरते टाइम हम लोग बस के साथ में कुछ दूर तक दौड़ के जाते हैं कि नहीं जाते? ट्रेन या बस से उतरोगे तो जब बस चलती रहती है तो आप देखो उसके साथ में कुछ दूर तक आगे तक दौड़ के जाते हो। उसका रीजन क्या रहता है? ट्रेन और बस चलते रहते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं आप भी मूव करते रहते हो, चलते रहते हो। और अचानक से आप जब जमीन में कूदोगे, अगर आप रुक जाओगे तो धड़ाम से गिर जाओगे वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए उसके साथ में आपको कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या है, गति रूप में वो रहती है। और गति रूप में फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ के आप फोर्स लगाते जाओगे कुछ दूर तक दौड़ते दौड़ते, तो फिर आप वहाँ पे जब बल लगाओगे तभी आप रुक पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप बल लगा के ही ट्रेन या बस से फिर कुछ देर बाद आप रुक जाते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। चलिए इसके अलावा शाखाओं से पत्ते गिरना, ये भी एग्जाम्पल पूछ लेगा कि जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं से पत्ते क्यों गिरते हैं। जो शाखाएं होती हैं और पत्ते, इन लोग के बीच में क्या होता है? कनेक्शन रहता है शाखाओं और पत्तों से, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो पत्तियां होती हैं और शाखाएं, पत्तियां मूव करना चाहती हैं, जैसे भी हवा चलेगा तो पत्तियां मूव करेंगी, लेकिन शाखाएं हार्ड होती हैं, ठोस होती हैं, तो मूव करना नहीं चाहती, इसीलिए पत्तियां जो होती हैं वो झड़ जाती हैं। आया समझ में? चलिए दूसरी चीज़ हो गई। इसके अलावा ब्रेक लगाने पे आप आगे साइड में झुक जाते हो। झुक जाते कि नहीं झुक जाते? चलिए बताइए कैसे नहीं झुकते। मान लीजिए बस में बैठे हो, बस की सीट हो गई और यहाँ पे बैठा है मोनू, ठीक है, ये मोनू बैठा हुआ है। अब ये बस चलती रहेगी, ठीक है, ये बस है, ये चलती रहेगी, बस चल रही है। तो आपकी जो बॉडी है वो आधी हो चुकी है, बस चल रही है, मैं भी ये इसके चलते हुए गतिज रूप में ये एक्टिव रहेगी। लेकिन अचानक से ब्रेक मारा तो जो मोनू का ये वाला पोर्शन है वो क्या रहेगा? बस के कांटेक्ट में रहता है तो ये तो रुक जाता है। लेकिन ये वाला जो पर्सन है ये बोलता है मैं तो चल ही रहा हूँ, ये तो टच में रहता नहीं है, इसीलिए इधर धड़ाम से लगता है, आहा लग गया रे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? चलिए लग गया, क्यों लग गया? क्योंकि ये तो गतिज अवस्था में, इसको टाइम लगता है, लेकिन अचानक से बस वाला ब्रेक मार देता है। लेकिन यही चीज को अब चलो मैं आपको उल्टा करके समझाता हूँ। यही मोनू अभी बैठा हुआ है, देखो आपको मैं फिजिक्स भी समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, फिजिक्स का बहुत बड़ा चीज। ये मोनू ऐसा बैठा हुआ है अभी यहाँ पे, और अभी ट्रेन चली नहीं है या फिर बस चली नहीं है, ठीक है, बस चली नहीं है
और अचानक से क्या होता है, बस चल देती है। बस चल देती है तो ये मोनू का जो सर है वो पीछे की साइड में मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बस चली, ये वाला जो पोर्शन है वो एक्टिव हुआ, बस के साथ में चलने लग गया, लेकिन ये वाला जो पोर्शन वो एक्टिव ही नहीं था, अभी चलने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए ये पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो या तो पीछे की ओर झुकेगा या तो सामने की ओर झुकेगा। ये क्यों होता है? जड़त्व बल के कारण, जड़त्व या फिर न्यूटन के पहले नियम के अकॉर्डिंग होता है ये। अब जो इसका तीसरा नियम है, क्या बोलते हैं? तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जैसे कि आप पुलिस वाले बनने वाले हो, ये है बंदूक, ठीक है, ये हो गई बंदूक, ऐसे है ना। अब जब आप फोर्स लगाओगे, ये गोली यहाँ से जाती है, एकदम फोर्स के साथ जाती है कि नहीं जाती? तो जो फोर्स इधर लग रहा है वही फोर्स आपके में भी लगेगा। आपके अंदर पावर होना चाहिए कि आप उस फोर्स को झेल ले जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे जो फोर्स इधर लगता है वो फोर्स इधर भी लगता है। ये बंदूक और गोली का संबंध बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा एक और, नाव से जब आप उतरते हो तो नाव पे आप धक्का देते हो, फिर आप ऊपर की साइड जहाँ पे सीढ़ी जो भी रहती है वहाँ पे आप जाते हो। तो नाव से उतरते समय यही बल लगता है। नाव से उतरते समय यही बल लगता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।